नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम विज्ञान विषय पढ़ेंगे और विज्ञान विषय का अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 आज हम पढ़ेंगे। अध्याय 1 का जो नाम है वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों, हम अध्याय 1 विज्ञान विषय का पढ़ेंगे और जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो आपको नोटबुक भी साथ में रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट भी करना है और आपको बुक में भी देखना है, बुक का उपयोग भी करना है। ठीक है, आपको नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाकर यदि आप रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और कंटिन्यू आपको ये, जैसे अध्याय 1 का आज एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अगला पार्ट इसके बाद कंप्लीट करेंगे, तो सीरियल बाय सीरियल हम पार्ट को कंप्लीट करते जाएंगे, अध्याय को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अध्याय 1 पढ़ेंगे और उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। यदि आप देखो, यदि बहुत सारी परिस्थितियों को हमारे दैनिक जीवन में आप देखो तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे हम कुछ परिस्थितियों की बात करें जो हमारे दैनिक जीवन में होती है, रोज रेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर जो कुछ परिस्थितियां होती है, जैसे आप देखोगे कि अंगूर का किण्वन यानी फर्मेंटेशन, सड़ना, जिससे वाइन शराब बनाई जाती है ना। तो अंगूर जब का किण्वन होता है, ये कुछ हम देखते हैं परिस्थितियां दैनिक जीवन में। अंगूर के किण्वन के अलावा भोजन का पाचन, उसके अलावा भोजन का पाचन, उसके अलावा भोजन का पकाना। ठीक है, उसके अलावा कील या लोहे की चीज़ों को हम नमी वाली जगह में रख देते हैं, आर्द्र वातावरण में रख देते हैं। या गर्मियों के दिनों में दूध को बाहर खुले में रखना। गर्मियों में दूध को खुले में रखना। ये सारी परिस्थितियां आप देखो तो इन परिस्थितियों, ये हमारे दैनिक जीवन में होती है। भोजन का पाचन शरीर के द्वारा होता है, भोजन को पकाते भी हैं। और कील या लोहे की चीज़ें, तख्ती है, प्लेट है, इनको यदि हम आर्द्र वातावरण यानी नमी वाले वातावरण में रखते हैं, और या गर्मियों के दिनों में दूध को खुले में रख देते हैं, तो इन सभी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जो वस्तु की पहली अवस्था होती है वो बदल जाती है। अंगूर जो है वो सड़ जाएगा तो आपको पता है उसका स्वरूप बदल जाएगा। उसके बाद भोजन का पाचन होने पर, शरीर के द्वारा भोजन का पाचन होने पर उसका भी स्वरूप जो है वो बदल जाएगा। उसका जो पहला जो स्वरूप था वो अलग था, और जब वो उसका जो पाचन हो जाता है तो वो अलग स्वरूप में, अलग अवस्था में बदल जाता है। तो भोजन का पकाना, कील को आर्द्र वातावरण में रखना, तो आप देखते हो कील को या लोहे की चीज़ों को हम आर्द्र वातावरण में यदि हम रखें तो वो क्या हो जाती है, उनमें जंग लग जाती है। जंग लग जाना मतलब उनकी स्थिति बदल गई, पहले वस्तु अलग थी, जंग लगने के बाद वो अलग हो गई। उसी प्रकार गर्मियों में दूध को आप खुले में रखोगे तो स्वाभाविक आप जानते ही हो कि यदि हम दूध को बाहर रख देंगे तो क्या होगा, वो खट्टा हो जाएगा, यानी उसका जो रूप है वो बदल जाएगा, खट्टा हो गया वो। ठीक है, तो ये सारी परिस्थितियां हैं
जिसमें वस्तु की पहली अवस्था जो है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इन सारी परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया में पहली स्थिति बदल जाती है, वस्तु की पहली स्थिति बदल जाती है, वो दूसरी स्थिति में होती है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम देखें कक्षा 9 में हमने पढ़ लिया था, 9वीं में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमने कक्षा 9 में पढ़ लिया है, पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ और क्रियाकलाप देखेंगे रासायनिक अभी भी आपके मन में एक प्रश्न होगा कि और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस प्रश्न को दूर करने के लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप देखते हैं, जिससे आपको और स्पष्ट होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर किस प्रकार से अवस्था बदलती। इसके लिए हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम एक धातु है। ठीक है, क्या है, धातु, मेटल। मैग्नीशियम रिबन लेंगे हम। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, अभी मैंने आपको बताया मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, धातु है। ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन, यदि आप मैग्नीशियम को देखो तो जब हम दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं उस समय एक पेंसिल आती है, वो पेंसिल मैग्नीशियम की ही बनी होती है। ठीक है, उसको यदि आपने जलाया होगा दीपावली पे, तो वो पेंसिल जलने के बाद सफ़ेद लौ के साथ जलती है और श्वेत लौ के साथ जलती है, और श्वेत चूर्ण वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ना, श्वेत चूर्ण निकलता है। ठीक है, जब हम दिवाली के समय में उसको जलाते हैं मैग्नीशियम की पेंसिल को। तो यहाँ पर भी हम मैग्नीशियम लेंगे और मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति, आपको पता है कि हर चीज़ जो है वायु की उपस्थिति में ही जलती है, क्योंकि वायु के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में हर चीज़ जलती है, दहन होता है उसका। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप देख रहे होंगे कि हमने लिया था मैग्नीशियम रिबन, वायु में उसको जला दिया, वायु की उपस्थिति में जला दिया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन से हमें श्वेत कलर का चूर्ण मिला, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह श्वेत चूर्ण होता है, श्वेत यानी सफ़ेद कलर का श्वेत चूर्ण। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहली स्थिति थी मैग्नीशियम की, वो बदल गई और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो कि एक सफ़ेद कलर का चूर्ण होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ की पहली अवस्था बदल जाती है। ठीक, ये एक रासायनिक परिवर्तन भी हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई। और भी कुछ प्रेक्षण हैं जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कुछ प्रेक्षण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कुछ प्रेक्षण और भी है जिनके द्वारा हम बता सकते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, यदि आपने कुछ दो पदार्थ मिलाए और उनकी अवस्था बदल गई, यानी तरल अवस्था से ठोस अवस्था, ठोस से गैस में कन्वर्ट हो गए, तो यदि अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठोस अवस्था में परिवर्तन के अलावा तापमान में परिवर्तन, यदि आपने कोई दो पदार्थ मिलाए और तापमान की वृद्धि हुई या तापमान की कमी हुई, यानी टेम्परेचर बढ़ा या टेम्परेचर घटा, तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके अलावा गैस का उत्सर्जन या निकास, यदि गैस निकली है, उसका उत्सर्जन हुआ है, तो भी हम कह सकते हैं
ये कोई गैस निकली है तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और रंग का बदलना, आपने दो विलयनों को मिलाया, दो पदार्थों को मिलाया और उसका कलर बदल गया, रंग बदल गया, चेंज हो गया, तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कुछ प्रेक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो ये कुछ परिस्थितियां थी जिनमें अवस्था बदल जाती है, और कुछ प्रेक्षण आपको बताए जो हमें बताते हैं कि किस रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रिया को समीकरण में बदला जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का जो विवरण होता है वो लंबा होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हम देखें, अभी हमने क्रियाकलाप देखा था, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये लंबा विवरण हो गया। इस लंबे विवरण को हम सरल करेंगे। इस लंबे विवरण को सरल करने के लिए हम रासायनिक अभिक्रिया को इसमें बदल देते हैं शब्द समीकरण में। इसमें बदल देते हैं शब्द समीकरण में। आप अभिक्रिया को आपको इतना लंबा विवरण देना पड़ेगा अभिक्रिया का। इस अभिक्रिया को छोटे रूप में बदलने के लिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शब्द समीकरण में। अब इस अभिक्रिया को मैं शब्द समीकरण में बदलूं तो मैग्नीशियम प्लस वायु की उपस्थिति है यानी ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो सरल रूप यानी शब्द समीकरण में हमने बदल दी, जिसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में उसके लंबे विवरण को छोटा करने के लिए हमने उसको शब्द समीकरण में बदल दिया। अब इस समीकरण में दो भाग होते हैं। एरो के इधर वाला जो भाग होता है, इधर वाले भाग को बोला जाता है LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड। उल्टे हाथ पे है, लेफ्ट हैंड पे है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इधर, और उधर RHS यानी राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ की तरफ जो साइड होती है उसको बोला जाता है RHS। ठीक है, तो इस शब्द समीकरण के दो भाग हैं, एक तो LHS और एक RHS। एरो के इधर वाले भाग को हम LHS बोलेंगे, एरो के उधर वाले भाग को RHS बोलेंगे। ठीक है, ये एरो क्या काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर वो बना रहे हैं। ठीक है, दिशा बताता है। इधर वाली साइड में जो दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इनको क्या बोला जाता है, अभिकारक। एरो के उधर वाला जो बनता है उसको बोला जाता है उत्पाद। एक नया पदार्थ होता है जिसको उत्पाद कहा जाता है, जो एरो के उधर होता है। तो इधर उत्पाद और उधर इधर अभिकारक और उधर उत्पाद। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कितने अभिकारक है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कितने अभिकारक है, दो है, एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन। दो होने के कारण हमें क्या लगाना पड़ा, प्लस का चिन्ह लगाना पड़ा।
लेकिन आप देखते हो कि उत्पाद एक ही है, इसलिए यहाँ पर कोई प्लस नहीं है। यदि एक से अधिक उत्पाद बनते तो फिर हम यहाँ आगे प्लस लगा के, और जो भी उत्पाद होगा एक से ज़्यादा तो उसको आगे हम लिखते जाएंगे। अभी उत्पाद एक है इसलिए कोई प्लस नहीं, सिर्फ एक सिंगल लिखते हैं हम इसे। और यहाँ पर दो अभिकारक हैं इसलिए क्या लगाया हमने, प्लस लगाया। ठीक है, तो जब दो से अधिक अभिकारक हो तो प्लस, या दो से अधिक उत्पाद बने तो प्लस लगा के उनको आगे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में शब्द समीकरण में बदला जाता है, उसको रासायनिक समीकरण में बदला जाता है। अब रासायनिक समीकरण को लिखना, आगे हम क्या देखेंगे, अभी देखा हमने रासायनिक समीकरण, उसके आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना, या रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है, अब जो हमने जो शब्द समीकरण यहाँ लिखी है इसको हम किस में लिखेंगे, संकेत में लिखेंगे। संकेत मतलब मैग्नीशियम का संकेत क्या है, Mg। आपको पता होगा, हमने 9वीं क्लास में पहले 18 तत्वों के संकेत पढ़े हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है कक्षा 9 में। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन का संकेत होता है O2। इस प्रकार से ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो हमने इसको और सरल रूप में लिख दिया, संकेत में लिख दिया इसको। ठीक है, ये और सरल रूप हो गया। अब इस समीकरण को यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि मैग्नीशियम तत्व का परमाणु यहाँ पर एक है, और उधर की तरफ यदि आप देखो तो यहाँ पर भी एक है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और उधर ऑक्सीजन 1 है। तो यानी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इधर तो 2 है, उधर क्या है, 1 है। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। इसलिए इस प्रकार की समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं हो, उसी समीकरण को हम क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, असंतुलित समीकरण। ये एक प्रकार की ढांचा समीकरण है, स्केलेटन ढांचा समीकरण। तो इसको ढांचा समीकरण कह सकते हैं या असंतुलित समीकरण, क्योंकि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। आप देख रहे हो इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, बराबर है, ये तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, इस कारण दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। इस प्रकार की समीकरण को हम क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण। ठीक है, लेकिन समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, हमें पता है, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, रासायनिक संयोजन के 2 नियम थे। 2 नियम में आपने देखा था, वो 2 नियम थे, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन के 2 नियम हमने पढ़े थे कि जब भी 2 पदार्थ रासायनिक संयोग करते हैं तो वो पदार्थ जितनी मात्रा में आप लेते हो उतनी मात्रा में क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। यानी द्रव्यमान का कमी या द्रव्यमान की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। हम आगे क्या देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देखेंगे। क्या देखेंगे आगे, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए हमने कक्षा 9 में 2 नियम पढ़े थे। उसी में से एक नियम जो है आपका द्रव्यमान
संरक्षण का नियम। इस नियम, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि दो पदार्थ मिलकर कोई उत्पाद बना रहे हो तो जितनी मात्रा में वो पदार्थ है, जितनी मात्रा में अभिकारक है, उतनी मात्रा में क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। यानी आप अभिकारक जो हैं, अभिकारक 100 ग्राम ले रहे हो तो उत्पाद भी बनेगा 100 ग्राम। ठीक है, यानी जितना आप लोगे उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, ना तो 100 ग्राम का 90 ग्राम होगा, कम होगा, ना ही 100 का 110 यानी 110 ग्राम होगा। यानी जितना आप लेते हो उतना ही बनेगा। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ना तो पदार्थ के द्रव्यमान की वृद्धि होती है और ना ही उसकी कमी होती है। इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से उस समीकरण को संतुलित किया जाता है। अभी हमने देखा था एक मैग्नीशियम वाली समीकरण जो हमने देखी थी, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ जो दहन होता है, उस समीकरण को मैं फिर से लिखता हूँ, MgO2, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए हम देखते हैं कि इधर मैग्नीशियम 1 है, उधर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम की संख्या भी बराबर है दोनों तरफ। लेकिन यदि आप देखो कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और उधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या इधर 2 है, उधर भी 2 कर दें हम। ठीक है, तो 2 करने के लिए हम यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। हमको 2 कहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आगे। लेकिन आगे लगाने से क्या हुआ, ये जो 2 हमने आगे लगाया है, ये 2 मैग्नीशियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन तो आपका बराबर हो गया भैया, इधर आपका 2 है तो उधर भी 2 है, हो गया वो 2 आगे लगाने से। लेकिन यहाँ पर अब मैग्नीशियम की जो संख्या है वो आपने बदल दी। यहाँ पर मैग्नीशियम आपने उत्पाद में 2 कर दिया और अभिकारक में 1 है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर तो कर नहीं सकते, यहाँ पर तो हमको बढ़ाना है क्योंकि ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो यहाँ पर तो मैग्नीशियम हमारा 2 हो गया है, लेकिन अब हम इधर किधर अभिकारक में मैग्नीशियम को 2 कर दें। तो आप देखते हो, अब आपने इधर 2 लगाया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, मैग्नीशियम उत्पाद में भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, इस प्रकार से ये समीकरण जो है संतुलित हो गई और इस समीकरण को हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब आप देखते हो तो दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणु क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। और महत्व क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान की हानि होती है और ना ही द्रव्यमान की वृद्धि होती है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। और एक उदाहरण हम देखें, एक समीकरण और आपके सामने लिख रहा हूं मैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बनाएंगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब मैं आपके सामने ये शब्द समीकरण मैंने लिखी है, इसको संकेत में लिखता हूँ मैं। जिंक का संकेत होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, क्रिया करके ये बनाएंगे जिंक सल्फेट ने ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब आपके सामने जो समीकरण है, अब आप इसे बता सकते हैं कौन से समीकरण है, असंतुलित, संतुलित। तो ये जो मैंने आप यहाँ पर समीकरण लिखी है,
ये समीकरण एक संतुलित समीकरण है। यदि आप ध्यान से देखो तो जिंक Zn एक है, इधर भी एक है, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर सल्फर एक, इधर सल्फर एक है, इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु। इस प्रकार से ये जो समीकरण मैंने यहाँ पर लिखी थी, ये समीकरण क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये एक संतुलित समीकरण है, ये एक असंतुलित थी जिसे हमने संतुलित किया। और संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व हमने देखा, ये किस प्रकार से है, महत्व है इसका, और हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। इन कुछ समीकरण और भी हम देखेंगे और उन समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। यानी हमें कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से हम जल्दी जल्दी आसानी से उनको संतुलित करना सीख जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर रासायनिक समीकरण को समझने के लिए हमें इनके संकेतों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि पहले 18 तत्व तो आपको दे रखे थे, जिनके संकेत भी आपको याद होंगे, या नहीं हो तो आप कक्षा 9 की बुक देख लेना, अध्याय 9 में आपको मिल जाएगा। पहले 18 तत्व या 10, यदि आप 10th विज्ञान देखें तो उसमें आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगी अध्याय 5 में, तो वहाँ पर आपको सारे तत्व मिल जाएंगे, उन तत्वों के आपको संकेत मिल जाएंगे। तो संकेत यहाँ पर मालूम होना चाहिए, उसके अलावा सूत्र मालूम होने चाहिए, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिंक सल्फेट का। क्रिस क्रॉस विधि के द्वारा कक्षा 9 में आपने यहाँ पर बहुत सारे सूत्र बनाए होंगे। वो सूत्र हमने कक्षा 9 में बनाए थे, लेकिन कक्षा 10 जो है उसमें आपको उन सूत्रों का उपयोग करना है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट आपको सूत्र रखना है जिंक सल्फेट, और आपने कक्षा 9 में सूत्र वो बनाए थे। उन बने हुए सूत्र को अब यहाँ पर उनका हमें कक्षा 10 में उपयोग करना है। ठीक है, ये इतना पार्ट हमने आज पूरा किया अध्याय 1 का। इसके आगे का पार्ट हम तैयार करेंगे, आगे का पार्ट और बनाएंगे। ठीक है, और आगे का पार्ट फिर आपको इसके नोट्स बना लें, इसको जब आपको समझाया जाए तब नोटबुक लेके बैठें, उसको ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर नोटबुक में उनको लिख लें, और लिखने के बाद उनकी तैयारी करते रहें। ठीक है, अगला जो है पार्ट, जो कुछ अध्याय 1 का पार्ट बच गया है, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और भी कुछ समीकरण हम और देखेंगे अगले पार्ट में, उनको संतुलित करना सीखेंगे, यानी उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।